फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें हम लोग दो टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो टॉपिक था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालने का। उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन अगर ये नेगेटिव में आ जाए किसी का सैक्रिफाइस, तो वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो क्या है, गेन। तो उसके ब्रैकेट में हम जी लिख देंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बंदा गेन कर रहा है। समझ में आ गया। इसके बाद दूसरी चीज़ पढ़ी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने एक तो पुरानी गुडविल क्या होती है, जो बैलेंस शीट में अभी भी अपीयर कर रही है, लेकिन अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। तो आपको क्या करना है, पहले वो रेक्टिफिकेशन करनी है, मतलब उस गुडविल को राइट ऑफ करना है बुक्स में से। क्या एंट्री पास करोगे उसके लिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और जो इस साल नई गुडविल वैल्यू हुई उसका कुछ नहीं करना। गुडविल अब वैल्यू करते ही नहीं है पार्टनरशिप वाले, सिर्फ कब करते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस ये वाला भी हो गया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रही है, तभी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वरना गुडविल कैलकुलेट करने का अब कोई मतलब रहा ही नहीं है। बुक्स में तो दिखा सकते ही नहीं, तो फिर करना क्या है गुडविल कैलकुलेट कर करके। कोई चेंज इन रेशियो हो रहा है, किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, किसी की रिटायरमेंट या किसी की डेथ हो गई पार्टनर की, तब ज़रूरत पड़ती है, वरना गुडविल कैलकुलेट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था ना हमने टॉपिक गुडविल चैप्टर में, बस उसके लिए ज़रूरत पड़ती है गुडविल वैल्यू करने की। ठीक है, एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो टॉपिक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर चेंज इन रेशियो में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये इस चैप्टर में, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के लिए। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का मतलब क्या होता है, अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा हुआ। तो इकट्ठे हुए जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे हैं, अब टाइम आ गया क्योंकि पार्टनर्स की रेशियो जो है वो चेंज हो रही है। चेंज हो जाए उससे पहले पार्टनर्स क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व्स वगैरह बुक्स में अपीयर कर रहे हैं उसको बांट देते हैं। क्यों बांटते हैं पार्टनर्स इस रिजर्व्स वगैरह को, इसका रीज़न है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल रिजर्व बुक्स में अपीयर कर रहा है और पार्टनर्स की रेशियो है 3:2। ध्यान से सुनना, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमारी रेशियो हो जाएगी 1:1। जनरल रिजर्व बुक्स में बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है 50,000 रुपये का। अगर आज ही बांट दिया तो किस रेशियो में बटेगा, 3:2, मतलब 30,000 और 20,000 रुपये। ए को मिल जाएंगे 30,000, बी को मिल जाएंगे 20,000। लेकिन अब से रेशियो कल से चेंज हो जाएगी 1:1। तो आगे कभी महीने 2 महीने बाद जब ये जनरल रिजर्व बट रहा होगा, तब रेशियो क्या होगी, 1:1। तब तो वही चल रही होगी ना 1:1 रेशियो। तब कितना कितना मिलेगा, ए को मिलेंगे 25,000 और बी को मिलेंगे 25,000। किसके लिए नुकसान हो गया, ए के लिए। ए को पहले अगर बटता तो कितने मिल जाते, 30,000, और अब कितने मिल रहे हैं, 25,000। बी को पहले मिल पाते सिर्फ 20,000, और अगर नई रेशियो होने के बाद बांटेंगे कभी भी तो कितने मिलेंगे, 25,000 रुपये। तो बी को ज़्यादा मिल जाएंगे। क्या सही है, ज़्यादा मतलब नई रेशियो में बांटना ठीक है आगे चलकर, या अभी पुरानी रेशियो में ही बांट दें। तो पहले ये देखना होगा ये जनरल रिजर्व बना कैसे है। ये जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, पुराने प्रॉफिट्स में से सेट असाइड करके रखा होगा। जब पुराने प्रॉफिट कमाते थे तब रेशियो क्या हुआ करती थी, 3:2। तो जब इनको बांटने की बारी आए तो फिर 1:1 क्यों हो, तो रेशियो भी कौन सी होनी चाहिए, पुरानी वाली। समझ में आ गया। इस लॉजिक से पार्टनर्स क्या कहते हैं, चलो कि हम रेशियो तो आज से चेंज कर रहे हैं। मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये जितनी भी सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सब ओल्ड रेशियो में बटेगी। और ओल्ड रेशियो में क्यों बटेगी, क्योंकि पार्टनर्स कहते हैं कि रेशियो तो आज से चेंज हो रही है, इसका पुराने प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट क्यों पड़े। जो भी पुराने प्रॉफिट वगैरह हमारे हुए हैं उस पर इस रेशियो का कोई असर नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे से जो प्रॉफिट होंगे वो बटा करेंगे 1:1 में,
लेकिन पीछे के जो प्रॉफिट, पीछे के जो रिजर्व वगैरह पड़े हैं वो तो पुराने प्रॉफिटों में से निकले हुए हैं, तो वो तो किस रेशियो में बढ़ने चाहिए, जो रेशियो पहले थी उसी में बढ़ने चाहिए। इस वजह से जब भी पार्टनर्स का चेंज इन रेशियो होता है तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि अभी ही इसी रेशियो में, पुरानी रेशियो में इसको बांट देते हैं, फिर बाद में भूल चूक हो जाएगी तो नई रेशियो में बढ़ जाएगा ये गलती से आगे चलकर। समझ में आ गया? अब इसमें तो फिर भी छोड़ो, चलो पार्टनर्स वही हैं। एडमिशन में सोचो, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनके यहाँ रिजर्व रखे हैं 50,000 के। अब से सी भी एडमिट हो रहा है फॉर्म में, तो पार्टनर्स क्या चाहेंगे कि इसके एडमिशन से पहले ही रिजर्व को बांट लेते हैं ए और बी में। कल को जब ये रिजर्व बटेगा आगे चलकर तो सी कहेगा मुझे भी दो, ठीक है ना। इस वजह से ही वो लोग पहले से ही बांट कर रख लेते हैं ए और बी में। तो जितने भी रिजर्व्स वगैरह होंगे ये सब हमें किस में बांटने होंगे, ओल्ड रेशियो में। बांटने क्यों पड़ रहे हैं इसका भी लॉजिक बता दिया, कहीं आगे चलकर न्यू रेशियो में ना बढ़ जाए जिसकी वजह से किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो जाएगा, और वो होना नहीं चाहिए पुराने प्रॉफिट्स के लिए। समझ में आया? एक एक रिजर्व को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या है ये? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है, जो फैक्ट्री वगैरह होती है उनमें वर्कर्स को कंपनसेट करना पड़ता है। जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है कि वो भारी भारी मशीनें उठाते हैं, मतलब भारी भारी मशीनों में काम करते हैं, तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो कभी उनको 1 लाख रुपए दे दिए, कभी उनको 2 लाख रुपए, तो ये उनको पे करते रहना पड़ता है फैक्ट्रियों में। ये नॉर्मल सी बात है। जब फैक्ट्री में 10-12 हज़ार वर्कर्स काम करेंगे, लेबर काम करेगी, तो किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी के साथ छोटा, किसी के साथ बड़ा, ये सब चीज़ें चलती रहती है फैक्ट्रीज में। तो इसके लिए जब उनको पहले से पता है कि ये थोड़ा बहुत, और पीछे के एक्सपीरियंस से वो बता देंगे कि हाँ इतने लाख रुपए तो हमारे लगेंगे ही लगेंगे, तो वो क्या बनाकर चलते हैं पार्टनर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाकर चलते हैं कि वर्कर्स को आगे चल के हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। अब रेशियो चेंज हो रही है, तो जब रेशियो चेंज हो रही है तो वो क्या देखेंगे, चेक कर लेते हैं कि कितने का क्लेम आया हुआ है। हमने रिजर्व बनाए थे 5 लाख रुपए के, अब वो लोग चेक करेंगे कि कितना क्लेम आ चुका है, मतलब जो ओनर्स इनको देना है, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें कितना क्लेम आया। अगर उनको लगता है 5 लाख रुपए के रिजर्व में से 3.5 लाख रुपए का क्लेम आया हुआ है, तो 3.5 लाख रुपए तो क्लेम ही हो गया। अभी भी कितने बच गए उनके पास, 1,50,000। ये इस 1,50,000 को क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में मतलब ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। मैं ओल्ड पार्टनर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेशियो ओल्ड नहीं है, हम यहाँ पर ना ओल्ड पार्टनर्स बोल के चलते हैं, क्योंकि एडमिशन में इजी रहता है कि ओल्ड पार्टनर्स, ये ना जो टॉपिक बनाए गए हैं ये सारे चीज़ों को मिलाकर बनाए गए हैं, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन रेशियो, इसलिए एक बार में पढ़ते हैं हम ये चीज़ें कि जो रिजर्व होगा वो किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। क्योंकि यहाँ तो आपको ये कन्फ्यूजन होगी, पहले भी ए और बी थे, अब भी ए और बी है फर्म में, रेशियो ही तो चेंज हुई है, तो ये ओल्ड पार्टनर क्या होता है, ओल्ड पार्टनर मतलब ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अब क्यों बढ़ रहा है लेकिन ये, क्या आगे चलकर कोई क्लेम नहीं आ सकता? आगे चलकर क्लेम आएगा तो आगे तो प्रॉफिट भी होंगे ना, आगे जो नए प्रॉफिट होंगे उसमें से फिर क्लेम बना लेंगे। लेकिन अगर आगे चल के कोई क्लेम आया ही नहीं और फिर ये प्रॉफिट बांटने की बात आई, तो ये प्रॉफिट फिर किस रेशियो में बढ़ जाएगा, नई रेशियो में। इस वजह से ये लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं, आज ही हम इसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। बट पहले क्या चेक कर लेंगे कि कितने का क्लेम आया हुआ है। बात समझ में आई? तो शुरू करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द ईयर गिवन इन एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में तो रिजर्व बना होगा और कितने की लाइबिलिटी है वो आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। शुड बी ट्रांसफर टू प्रोविजन एज फॉलोज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व कम हो जाएगा, पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब 5 लाख रुपए में से 3.5 लाख रुपए हमने सेट असाइड करके रख दिए, क्योंकि ये तो ओनर, मतलब ये तो वर्कर्स की लाइबिलिटी आई गई कि इनको तो क्लेम देना ही देना है 3,50,000 का, ये अलग करके रख दिए। क्वेश्चन कहेगा नहीं अभी दे ही दो इनको वर्कर्स को, फिर दे देना, तो फिर क्या एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो पैसे सेट असाइड करके रखे ना
टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में उसको पे कर देंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन ये आपकी बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो कहे कि नहीं अभी पे भी कर दो आप, तो हम तो इसमें सेट असाइड करके ही रखते हैं। ठीक है, पहली एंट्री थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। फर्क देखा आपने? डेबिट में तो रिजर्व है और जैसे ही क्रेडिट हुआ तो प्रोविजन हो गया। और आपने 11th में चैप्टर पढ़ा हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस बनते हैं एक सर्टेन लाइबिलिटी के लिए जिसमें पता हो कि इतने का नुकसान होना है, तो अब पता तो चल गया कि 3.5 लाख रुपए वर्कर्स को देने हैं, तो वो अलग करके रखती है। बचे कितने? 1,50,000, उसको बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत डिटेल में समझाया मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। इसको फिर समराइज कर रहा हूँ अब जल्दी सी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या करेंगे? जितना भी रिजर्व होगा पहले लाइबिलिटी चेक करेंगे कितने की आई हुई है, लाइबिलिटी को अलग करके रखेंगे, बाकी जितना भी बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई? ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये किसके लिए बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा हमने किसी म्यूचुअल फंड में, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह में अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके दाम अगर कम हो जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ अपीयर कर रही होगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाता है तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, कि जो भी कमी आएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी, उसकी भरपाई कहाँ से कर लेंगे हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से कर लेंगे। तो ठीक है, जितने की भी मार्केट वैल्यू कम हुई वो पैसा तो IFF में से निकाल कर ख़त्म कर दो, वो तो डेफिसिट हो गया। बाकी जो बचेगा IFF में, IFF मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको IFR भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल दो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक ही बात है, IFF IFR। जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी वो अलग कर दो, बाकी सारा बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। क्या क्या एंट्री बनेगी? मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट हमने असेट साइड पे लिख रखे हैं 1 लाख रुपए के। कितने के लिख रखे हैं? 1 लाख रुपीज़ के। IFF हमने लिख रखा है, बना रखा है मतलब 20,000 रुपये का। IFF कितने का बना रखा है? 20,000 रुपये का। नीचे एडजस्टमेंट में आए कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिरकर 95,000 रुपीज़ रह गई। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 95,000। पहले कितने ऊपर बैलेंस शीट में हमने इन्वेस्टमेंट कितनी लिखी है? 1 लाख। अब कितनी रह गई? 95,000। कितने का नुकसान हुआ? 5,000 का। IFF में से पैसा निकाल कर ख़त्म कर दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। IFF लेकिन बना कितना रखा था? 20,000। कितना बच गया? 15 को बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। IFF अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000। समझ में आ गई ये दोनों एंट्री? इसकी भी कंबाइन कर सकते हो, IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फिर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? देखो ये बनाया क्यों था? कोई नुकसान अगर होने वाला है तो वो नुकसान तो रुकेगा नहीं, वो तो होके रहेगा। 1 लाख रुपए की अगर हमने असेट में लिख रखी है इन्वेस्टमेंट और अब उसकी मार्केट वैल्यू 95,000 रह गई तो नुकसान तो हो ही गया। अगर हम IFF नहीं बनाते तो क्या होता? तो ये सारा नुकसान किस पे जाता? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। तो एक साथ सारा नुकसान P&L पर बोझ ना पड़े, इस वजह से ही तो धीरे धीरे करके हम पैसा IFF में डालते रहते हैं, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं लगेगा, इतनी बड़ी चोट नहीं लगेगी। जब भी तो हम जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, 11th में सीखा था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से ये थोड़ी ना बैड डेट रुक जाएंगे, उन्हें बैड डेट तो फिर भी होके रहेंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से ये रहता है कि एक साथ सीधा बोझ
प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं पड़ता, हम प्रोविजन में हटा देते हैं कि चलो हम तो खुद ही मान के चल रहे थे कि 20,000 रुपये डूब सकते हैं, तो उसमें से खत्म हो गया पैसा। वैसे ही IFF होता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर भी गई 5-7 हज़ार रुपये, तो कोई बात नहीं, हम तो 20,000 रुपये मान के ही चल रहे थे। बात समझ में आ गई? ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके बाद थर्ड है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं आएगा, जो सिर्फ किस लिए बनाए गए हैं कि पैसा ज़्यादा था और पार्टनर्स में अभी बांटने का मन नहीं था, तो पार्टनर्स में ना बांटकर हमने अलग करके रख दिया ग्रोथ वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये पैसा भी अलग करके रखा हुआ फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व किस नाम से आएंगे? जैसे आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में सिर्फ P&L लिखा मिल जाए, तो P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बटा नहीं है, वही वाला P&L है। जनरल रिजर्व लिखा हुआ मिल जाए, वो भी रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बना हुआ, इन सबको बोला जाता है फ्री रिजर्व्स। P&L का क्रेडिट बैलेंस हो, जनरल रिजर्व हो, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, जर्नल एंट्री बनी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है तो रेशियो भी कौन सी होगी, ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। आ गई बात समझ में? ये सारी चीज़ें इसीलिए बांट रहे हैं जिससे आगे चलकर न्यू रेशियो में ना बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, डी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। देखो ये यहाँ लिखा है नोट्स में, फिर भी गलती होने वाली है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, नेक्स्ट है मशीन रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिप्लेसमेंट रिजर्व, डेप्रिसिएशन रिजर्व एक्सेट्रा शुड नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। अब ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, ये क्या होता है? प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, जो आप अगर घर में कोई सैलरीड पर्सन होगा आपके यहाँ तो वो बता देगा और अच्छे से। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि सैलरी का एक हिस्सा अलग करके रख दिया जाता है, आपको नहीं मिलता। जैसे अगर आपने सुना होगा कि ग्रॉस सैलरी इतनी है, नेट सैलरी इतनी है, तो किसी की अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो उसको फॉर एग्जांपल सिर्फ 97,000 मिल रहे हैं, 3,000 उसके PF के कट रहे हैं। ये PF क्या होता है? ये प्रोविडेंट फंड होता है जो आपके एक रिटायरमेंट बेनिफिट में इकट्ठा होता जा रहा है। ये आपको कब मिलेगा? जब आप रिटायर हो जाओगे तब मिलेगा, जिससे कि रिटायरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब वगैरह तो होगी नहीं, तो फिर उस टाइम पर सर्वाइवर के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये पैसा कटता रहता है। तो ये प्रोविडेंट फंड है, ये तो सारे एम्प्लॉयज़ को क्लियर है, देना ही देना है। इसमें कोई ये थोड़ी ना कि सर्टिनिटी नहीं है या कुछ ऐसी दिक्कत है। तो इसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एम्प्लॉयज़ का पैसा कटता जा रहा है, जब वो रिटायर होंगे ये हम उनको पे कर देंगे। तो ये कोई रिजर्व नहीं है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पार्टनर्स में। क्या करेंगे इसका? इसको इग्नोर कर दो, एज इट इज़ लिखा रहने दो बैलेंस शीट में। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अक्यूमुलेटेड, अभी तक जो हमने शुरू के 3 पॉइंट पढ़े वो सब रिजर्व्स थे, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे फ्री रिजर्व हो। ये सब रिजर्व्स तो पार्टनर में बढ़ते हैं, तो उनकी कैपिटल बढ़ती है, इसलिए कैपिटल को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। लेकिन अब जो है अक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये आपको असेट साइड पे लिखे हुए मिलेंगे। ये नुकसान है, ये पार्टनर्स में बटेगा नहीं, ये पार्टनर्स में चार्ज होगा। ठीक है, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कह रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये नाम बहुत मिलता है असेट साइड पे लिखा हुआ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, ये सब अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, ये पार्टनर्स में चार्ज हो जाएंगे। अब जब पार्टनर्स में चार्ज होगी तो उनकी कैपिटल डेबिट होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट। बात समझ में आ गई? ये भी तो इसी लॉजिक से बांट रहे हैं अभी कि अभी लॉस बांट लो, क्योंकि आगे चल के लॉस तो किस रेशियो में बटेगा? नई रेशियो में। वो तो गलत है, तो लॉस भी किस रेशियो में बांट दो? पुरानी रेशियो में बांट दो। ये हम लोगों ने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट पूरा डिस्कस कर लिया। एक बार समराइज करते हैं 5 पॉइंट को जो हमने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये। सबसे पहला था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जितनी लाइबिलिटी है उसको सेट असाइड कर दो। एंट्री क्या पास करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। लाइबिलिटी अलग कर दी,
बचा हुआ पार्टनर्स में बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जितनी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिरी है उसको अलग कर दो। आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बाकी सारा पार्टनर्स में बांट दो। आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व मतलब जो भी नाम आएगा वो लिखना। फिर जनरल रिजर्व आए तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी&एल आए तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ पॉइंट में पढ़ा कि प्रोविडेंट फंड वगैरह कभी भी पार्टनर्स में नहीं बंटता। नेक्स्ट, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये पार्टनर्स में चार्ज हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब चीज़ें हो जाएगी। समझ में आई है सर ये सारी चीज़ें? तो ये सब कुछ था कि पार्टनर्स में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है। बुक के क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है 4.41। A, B and C who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share profits and losses in the ratio of 2:3:5। पहले रेशियो क्या थी? 5:3:2। अब ये रेशियो क्या करने जा रहे हैं अपनी? 2:3:5। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व of 20,000 at the time of change in ratio। किस चीज़ की एंट्री पास करनी है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटने की, जो कि कितना है बैलेंस शीट में? 20,000 रुपये का। When इन्वेस्टमेंट अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹1 लाख, और ब्रैकेट में लिखा है अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 95,000। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले ए बी एंड सी रेशियो शेयर करते थे 5:3:2, अब वो करा करेंगे 2:3:5। इनके यहाँ IFF पड़ा था 20,000 रुपये का, आप इसको बांटने की एंट्री पास कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट बुक्स में 1 लाख की है और मार्केट वैल्यू 95,000 की है। ये मैंने आपको हिंदी में पूरा क्वेश्चन समझा दिया। क्या करेंगे? क्या हमें ये निकालने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है? वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ओल्ड रेशियो में ही बटे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। तो किसने कितना गेन किया, किसने कितना सेक्रीफाइस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री पास होएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। दूसरी एंट्री IFF अकाउंट डेबिट 15,000 बच गया ना, 20,000 में से 5,000 तो नुकसान ही हो गया हमें। 15,000 को बांट दो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, और रेशियो क्या यूज़ करोगे? 5:3:2। तो 7,500, 4,500 और 3,000 ये पार्टनर्स में बच जाएगा। इनमें नरेशन ज़रूर लिखना और फॉर्मेट ज़रूर बनाना। CBSE के हिसाब से अगर एक भी जर्नल एंट्री पूछी गई है तो फॉर्मेट होना चाहिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट का। ठीक है, तो फॉर्मेट और नरेशन तो आप लिख ही लोगे। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन नंबर 15? तो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 4.40। X, Y and Z who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5। Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in ratio when there is a claim of ₹80,000 against it। क्या कह रहा है ये? X, Y, Z 3 पार्टनर्स हैं जो पहले रेशियो शेयर करते थे 5:3:2 में, अब उनकी रेशियो हो गई है 2:3:5। इनके यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है 1,20,000 का, आपको वो बांटना है। और ये बताया गया है कि क्लेम आया हुआ है इनके यहाँ कितने का? 80,000 रुपीज़ का। तो पहले तो क्लेम का पैसा सेट असाइड कर दो 80,000 रुपये, बचेंगे कितने? 40,000। वो 40,000 रुपीज़ को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। समझ में आ गई? एंट्री देखो
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 80,000। ये अलग करके रख दिया पैसा जो वर्कर्स को देना पड़ेगा। बचे हुए 40,000 रुपये को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल 20,000 12,000 8,000। ये किस रेशियो में बांटा है? ये हमने बांटा है 5:3:2 में। समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 4:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:1. On that day, P&L shows a debit balance of 1 lakh. Debit all the expense and losses, credit all the gains and incomes. ये रूल था। तो P&L का डेबिट मतलब नुकसान वाला है P&L, तो नुकसान वाला मतलब अक्यूमुलेटेड लॉस है। तो ये पार्टनर्स में चार्ज होगा। तो पार्टनर्स में चार्ज होगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए में चार्ज हो जाएगा 80,000, बी में 20,000 और टू P&L 1 लाख रुपीज़। समझ में आ गया आप लोगों को? ये 4:1 में हमने ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सारी चीज़ें ये थी कि जितने भी मतलब इससे हमें क्या पता चला कि जितने भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको जैसे ही चेंज इन रेशियो होने वाला होता है उससे पहले सब कुछ ओल्ड रेशियो में बांटकर ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि इन पुरानी चीज़ों का इम्पैक्ट नई रेशियो पे ना पड़ जाए। क्योंकि नई रेशियो में बटेगा तो किसी को ज़बरदस्ती फ़ायदा और किसी को नुकसान हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो प्रायर टू चेंज इन रेशियो की हैं। रेशियो तो आज से चेंज हो रही है, तो आज से जो नए प्रॉफिट कमाएंगे वो न्यू रेशियो में बटने चाहिए। इस वजह से पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम आज ही इसको बांट लेते हैं। इसी में एक टॉपिक आता है, ध्यान से सुनना, कि अब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि बाय चांस पार्टनर अगर ये डिसाइड करें कि नहीं, हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बांटना, कि पहले बांटो फिर वापस बनाओ नया रिजर्व, तो ये बड़ी दिक्कतों का काम है। ऐसी IFF वो अगर डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें नहीं बांटना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो मना करते हैं कि नहीं हम नहीं बांटना चाहते, तो अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स ने मना कर दिया कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो दिक्कत क्या आएगी कि बाद में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो न्यू रेशियो में हो जाएगा। अगर उन पार्टनर्स को ये समझाया जाए कि भाई देखो आप आज नहीं बांट रहे, लेकिन बाय चांस आगे चलकर बांटोगे तो ये तो नई रेशियो में बटेगा, तब थोड़ी ना ध्यान रही है अच्छा वो उस साल हमने वो रेशियो बदली थी, आओ उसी रेशियो में बांटते हैं, तब कौन मानने वाला आपकी ये बातें। तो इस वजह से हम इसलिए इस बार बंटवा रहे थे, लेकिन पार्टनर कहते हैं नहीं इसका और कोई सॉल्यूशन ढूंढो, हम बांटना तो नहीं चाहते इसको, क्योंकि बांटो फिर वापस नए नए रिजर्व बनाते रहो तो ये बड़ा दिक्कत का काम है। इसके लिए क्या करा जाता है, अभी एक ऐसी एंट्री पास कर दो जिससे कि जो हमारा डर है कि न्यू रेशियो में ना बच जाए वो डर खत्म हो जाए। तो वो एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आप अभी पास करके छोड़ दो। इससे क्या होगा, जिसने गेन किया उसकी कैपिटल आपने पहले ही डेबिट कर दी, उसको पहले ही नुकसान पहुंचा दिया। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सैक्रिफाइस कर रहा था अपना शेयर उसको पहले ही पैसे दे दो। अब जब ये चीज़ नई रेशियो में बटेगी आगे चलकर तो उसका इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा। क्या मतलब समझ में नहीं आया होगा आपको। जैसे ए और बी की रेशियो पहले है 3:2 और अब आगे चल के करना चाह रहे हैं वो 1:1। जनरल रिजर्व पड़े हैं बुक्स में 50,000 रुपये के, कितने के हैं 50,000 रुपये के। आज अगर बांटते तो किस कैसे बढ़ जाता, 30,000 ए को मिल जाता, 20,000 बी को मिल जाता, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं हम नहीं बांटना चाहते, तो आप नहीं बांटना चाहते तो आगे क्या होगा पता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, 50,000 रुपये आपके 25-25 मिल जाएंगे, ए को मिलेंगे 25, बी को मिलेंगे 25,000 रुपये। ए को नुकसान हो रहा है, ए को पहले 30,000 रुपये मिलते और बी को फायदा हो रहा है, तो क्या करो बी से अभी से पैसा ले लो 5,000 रुपये, 5,000 का ही तो फायदा हो रहा है बी को, 20 मिल रहे थे 25 मिलेंगे आगे चलकर कभी, तो बी से अभी से ले लो पैसे
बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000। ये एंट्री पास करके छोड़ दो। बी अभी से ए को पैसे दे देगा 5,000 रुपये। अब क्या होगा, जब आगे चलकर कभी ये जो रिजर्व है बटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ए को 25 मिलेगा तो भी ए मना नहीं करेगा, 25 ही मिलेगा वैसे, क्योंकि ए को पता है पहले से ही ए 5,000 रुपये बी से ले चुका है और बी को 25 मिल रहा है, 5,000 रुपये उसमें से वो दे चुका है, तो बी को भी नलीफाई होकर इम्पैक्ट कितना मिला, 20 ही मिला। आ गई वही बात, ए को फिर भी 30 ही मिले और बी को 20 ही मिले। यही तो चाहते थे फॉर्म। आया समझ में? तो इसलिए हम लोग एक एंट्री पास कर देंगे अभी से, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री करने से वो जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कब करनी है, बहुत ध्यान से देखना होता है। ये तब करनी होती है जब पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हम रिजर्व को नहीं बांटना चाहते। ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्टनर्स बांट रहे हैं सब कुछ, क्योंकि नॉर्मली तो बांटना ही है सब कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पेसिफाई करे कि वो नहीं बांटना चाहते। अब इसको बोलेंगे कैसे क्वेश्चन में, इसकी कई लैंग्वेज आती है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स। एक और लाइन आती है, पार्टनर्स वांट टू शो द रिजर्व्स एज इट इज इन द बैलेंस शीट। अब एज इट इज दिखाने का मतलब क्या, बांटना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा इंग्लिश देख लेना कि क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि इन सब का मतलब सेम है कि वो बांटना नहीं चाहते। तो इसलिए नोट्स में लिखा हुआ है कि इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या डिस्टर्ब द रिजर्व्स, दैट इज दे वांट टू शो देम इन द बुक्स मतलब बैलेंस शीट, फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ये बटने की चीज़ नहीं है, ये नुकसान की चीज़ है कुछ, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री उल्टी हो जाएगी अगर लॉस हुआ तो। समझ में आ गया? आज की क्लास को आप अगर नहीं भी समझ में आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, बट ये रिजर्व्स आपके डेथ वाले चैप्टर तक काम आने वाले हैं। चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये चारों टॉपिक में ये पूरा बहुत क्रूशियल टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जैसे इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप लोग, पेज नंबर 4.41। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. On 31st March 2020, the balance sheet showed general reserve of rupees 60,000. It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. आगे से वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, 3:2 में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस। दोनों केस अलग अलग केसों में आपको एंट्री पास करनी है। पहला केस क्या है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, ये तो नॉर्मल है, वैसे भी नहीं दिखाना चाहते सब, तो बांटना ही चाहते हैं सब, तो जनरल रिजर्व बांट दोगे। कैसे बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या पास हुई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, 2:1 में बटेगा तो 40,000 20,000, ये ओल्ड रेशियो में बांट दिया जनरल रिजर्व। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट में कहता है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में इसको एज इट इज दिखाना चाहते हैं। अगर इसको एज इट इज दिखाना चाहते हैं तो एंट्री क्या पास होएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो मैंने इसको ना प्रूव भी कर रखा है, अगर आपको दिक्कत आए कि ऐसा इसको करने से क्या होगा, तो पहले तो जो एंट्री है वो पास करते हैं। अच्छा एंट्री क्या बताई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसका मतलब पहले ये भी पता होना चाहिए कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो निकालिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये करा सॉल्व, पता चला एक्स तो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15, लेकिन वाई गेन कर रहा है 1/15, तो वाई गेनिंग पार्टनर हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट कितना है जनरल रिजर्व का 60,000, तो 60,000 इंटू, देखो वाई ने गेन करा है, कितना गेन करा है 1/15, तो 60,000 इंटू ये गेन से मल्टीप्लाई होगा, इंटू 1/15 उसके गेन से मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट आ गया 4,000। एक्स ने सेक्रीफाइस किया 1/15, तो 60,000 इंटू 1/15 कर दिया तो ये आ जाएगा 4,000। शायद आपको एक और डाउट आएगा इसमें, आप कहोगे जब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4,000 आया तो नीचे भी तो 4,000 ही आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर 3 पार्टनर होते और एक सेक्रीफाइस होता 2 गेनिंग होते, एक गेनिंग होता 2 सेक्रीफाइसिंग होते, तो क्या डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होता? टोटल में सेम होता, लेकिन फिर वाई का अमाउंट तो अलग हो जाता ना, वाई और एक्स का, जेड भी होता क्योंकि। समझ में आ गया? तो इसलिए इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है 60,000 इंटू 1/15, ये हो गया 4,000। ये वाली एंट्री जो होती है ना गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये तो गेनिंग नाम ही है, तो ये गेन से मल्टीप्लाई होगी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई होगी। कितना सेक्रीफाइस किया 1/15, मल्टीप्लाई किससे करना है? जिसके लिए ये एंट्री पास कर रहे हो। फिलहाल ये एंट्री किस चीज़ के लिए पास कर रहे हो? जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व से मल्टीप्लाई कर दो। अगर गुडविल के लिए एंट्री पास कर रहे होते थे, लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो गुडविल के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये एंट्री तो जिसके लिए पास कर रहे होते उससे मल्टीप्लाई कर देते, इनटू गेन और इनटू सेक्रीफाइस। समझ में आ गया? अच्छा, नीचे मैंने एक सर्कल करके एंट्री कर रखी है जो आपको करनी नहीं है, ये पूछी नहीं है आपसे। फ्यूचर में सेकंड पार्ट में, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि वो बांटना नहीं चाहते, तो कभी आगे चल के तो बांटेंगे। तो जब आगे चल के बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा? नई रेशियो में जो कि होगी, जो कि नई रेशियो क्या हो गई है? ये है 3:2, तो 3:2 में बटेगा। तो जब आगे बटेगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, 36,000 एक्स को मिल जाएंगे और 24,000 वाई को मिल जाएंगे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? एक्स को कितने मिल रहे हैं? 36। वैसे नॉर्मली कितने मिलते हैं एक्स को? फर्स्ट पार्ट में देखो, एक्स को मिलने चाहिए थे 40,000, तो इसमें भी 40 ही मिल रहे हैं। कैसे? 36 तो फ्यूचर में मिलेंगे और अभी से हमने एक एंट्री पास की हुई है ऊपर, एक्स को क्रेडिट किया हुआ है 4,000 से, तो 4,000 और 36,000, 40,000 हो गया ना एक्स का। वाई में नॉर्मली वाई को कितना मिलना चाहिए था? 20,000। अब कितना मिल रहा है? वाई को हमने अभी से लेके रख लिए 4,000 रुपये, लेकिन फ्यूचर में वाई को 24,000 मिलेंगे। 24 मिलेंगे, 4 लेके रख लिए, नेट इम्पैक्ट क्या आया? 20,000 ही आया। तो समझ में आया? ये चीज़ होती है एंट्री पास करना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के केस में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के पर्सपेक्टिव से। ये आगे चलकर भी आपको सब चैप्टर्स में काम आने वाला है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।